In this chapter we will study about respiratory system, जो इस सीरीज़ का चैप्टर नंबर 18 है. ठीक है. और ये रेस्पिरेशन किससे कंट्रोल होता है? नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमने पढ़ा है, उससे हमारा रेस्पिरेशन या सर्कुलेटरी कंट्रोल होता है. तो यहाँ रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से. अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे देखें ना, तो सबसे पहले नेजल पैसेज से होकर जाता है, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स. तो हम पहले इसी को देखते हैं. नेजल पैसेज क्या है? स्नीफिंग, लाइक जिससे कोई भी स्मेल, जैसे हम कुछ भी सूंघते हैं ना, वो स्निफ करना नेजल पैसेज से ये होता है. जो आउटर हमारे नोस्ट्रिल होते हैं ना, उसको बोला है इसने नेजल पैसेज. इसमें जो इंटरनल कैविटी होती है वो म्यूकस की लाइन होती है. 1 से 2 लीटर म्यूकस एवरीडे सिक्रीट करता है. डस्ट, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने से रोकता है. एयर को ना वेट करता है, ताकि वो अंदर जब जाए ना तो बॉडी टेम्परेचर से इक्वलाइज हो जाए, इतना एयर को वेट कर देता है ये. फेरिंग्स नेजल पैसेज से घूमता हुआ फिर वो कहाँ आता है? फेरिंग्स में आता है. नजल कैविटी जब खत्म हो रही थी, उसके पीछे क्या होता है? फेरिंग्स होता है. ये कॉमन पैसेज है. अगर डाइजेशन चल रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यही आएगा, खाना भी यहीं से जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी यही है. लाइक अगर मैं एक फेस सा बना दूँ, ये नोज़ है, ये मुँह है, ठीक है. तो इस नोज़ से जो चीज़ यहाँ जाएगी और इस मुँह से जो चीज़ यहाँ जाएगी, ये दोनों एक ही जगह जा रहे होंगे. ठीक है, दैट इज़ आर फेरिंग्स. ये दोनों के लिए होता है. नेक्स्ट इज लैरिंग्स. ये ट्रैकिया का वाइडर पार्ट होता है. वो जो गले में होती है ना, ऐसे ट्रैकिया पाइप, उस पर ऐसे रिंग्स लगे होते हैं. ठीक है, वाइडर पार्ट है ना जो इसका ट्रैकिया का बहुत वाइडर, उसको बोलते हैं हम लैरिंग्स, या फिर इसको वोकल वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, इस पर एक ओपनिंग होती है. ठीक है, इस ओपनिंग के ऊपर भी एक फ्लैप होता है, कवर होता है, उसको एपिग्लोटिस कहते हैं, और ओपनिंग का नाम है ग्लोटिस. जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो ये फ्लैप बंद रहता है. कार्टिलेजियस फ्लैप ये कैसे रहता है? बंद रहता है, ताकि फूड इसके अंदर ना चला जाए खाते वक्त. ठीक है, और जब हमें कुछ बोलना होता है तभी ढक्कन खुल जाता है. और इसके पास पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. फिर लैरिंग्स के बाद ये आता है ट्रैकिया में. ट्रैकिया में क्या है? ट्यूब अराइज फ्रॉम लैरिंग्स. लैरिंग्स के बाद ये तो पता है ट्रैकिया आता है, वही जो ट्यूब हमने अभी कार्टिलेजस पढ़ी है. यहाँ वाले पार्ट की बात कर लिया, अब हम इधर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं. इसमें सी शेप की कार्टिलेजस रिंग होती है, ये रही. ठीक है, ये नेक से थॉरिक्स तक पास करता है, और सिलिएटेड होते हैं, सीलिया होते हैं इसके यहाँ पे, और म्यूकस भी होता है, ये तो हमें पता ही है. ब्रोंकाई की बात करें, ये सब अभी उसमें. ब्रोंकाई की बात करें तो जो ट्रैकिया, ये जो है ना हमारा, ऐसे जब ये ऐसे दो में डिवाइड हो जाए, उसको ब्रोंकाई कहते हैं. और ये ब्रोंकाई एक एक लंग्स में जाता है. ठीक है, ये हमारी लंग्स है. और फिर ये ब्रोंकाई ना यहाँ जाके ऐसे ऐसे ब्रांचेस में हो जाते हैं, जिसको फर्दर क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स. और ब्रोंक्यूल्स फिर एल्वियोलाई में टूट जाता है, जिसको एल्वियोलर सैक बोलते हैं. ठीक है, और यही मेन एल्वियोलाई है ना, ये एल्वियोलर सैक, यही मेन साइट है एक्सचेंज होने की गैसेस के. ठीक है, अब लंग्स में आ चुकी है चीज़. लंग कैसे होती है? हमारी पेड होती है, मतलब 2 होती है, और पिंक रेड कलर की होती है, स्पॉन्ज टाइप दिखती है. ठीक है, राइट वाली जो होती है वो लार्जर होती है. राइट पल्मोनरी आर्टरी भी लार्जर थी, लंग भी लार्जर है. इसके जो मेम्ब्रेन है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, ब्लड कैपिलरी का इसमें नेटवर्क होता है, ताकि ऑक्सीजन एंटर करे और CO2 निकल जाए. प्रोसेस की मैं बात करूँ तो प्रोसेस इसमें एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है, फिर ट्रांसपोर्ट होना गैस का, फिर इंटरनल रेस्पायर, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. ठीक है, एक्सटर्नल की मैं बात करूँ, इसमें 2 प्रोसेस चलते हैं, एक तो ब्रीथिंग और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीथिंग का अगर मैं पैटर्न देखूँ, ब्रीथिंग 2 पार्ट्स में, इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन. ब्रीथिंग में क्या होता है? हम एयर को अंदर लेते हैं और फिर बाहर कर देते हैं एक सर्टेन रेट से. ठीक है, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं. 16 to 20 टाइम्स पर मिनट करते हैं, और 400 ml वाटर एक्सक्रीट आउट होता है इसके साथ. इंस्पिरेशन की बात करें, जब एयर आती है एनवायरनमेंट से नेजल पास के थ्रू लंग्स में, तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, जिसमें थोरेसिक कैविटी का डायमेंशन बढ़ जाता है, फूल जाता है ना जब हम अंदर सांस लेते हैं. प्लस लंग में लो प्रेशर होता है. ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जब नॉस्ट्रल से ऐसे पास कर रहा है ना, ये नॉस्ट्रल है, इसमें इतना ही मार्जिन था, तो एयर इतने में से गई तो प्रेशर हाई था. लेकिन जब थोरेसिक आ जाता है ना भाई, इसमें वाइडर पार्ट आ गया, तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा लंग्स में आते आते. ठीक है, उसके बाद है हमारा एयर कंटिन्यू ट्रैवल करते रहती है जब तक आउटर प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल ना हो जाए. डायफ्राम क्या होता है? हमारा फ्लैट रहता है जब हम इनहेल करते हैं. फ्लैटन होता है और डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ हो जाता है. और अगर हम फोर्सफुली उसको डाउनवर्ड करें ना, तो हिकअप्स आ जाते हैं हमें. मैक्सिमम जो ले सकता है ना जितना बंदा अंदर हवा, उसको टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं. एक्सपायरेशन की बात करूँ तो मतलब एयर को बाहर निकालना लंग से. और जो डायफ्राम है वो हमारा ऐसे कर्व्ड हो जाता है, आर्क्ड हो जाता है, और ऊपर चला जाता है खिंच के. ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो दूसरा पार्ट है हमारा, ये जो मैंने पढ़ा था ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के 2 पार्ट है, दैट इज ब्रीथिंग और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेज. तो ब्रीथिंग हो गया हमारा, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन. अब हम पढ़ रहे हैं एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज.
एक्सचेंज होने का बेस क्या है, मतलब किस बेसिस पे वो एक्सचेंज होएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू जो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, इसमें O2 और CO2 का डिफरेंस क्या है पार्शियल प्रेशर का, उस बेस पे एक्सचेंज करेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस की बात करें तो इसमें गैस का फ्लो चेक होता है कि लंग्स से सेल के पास, फिर सेल से फिर से लंग्स के पास। O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू, और CO2 थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है 10 to 20%, और बाकी कैसे होता है, ब्लड के साथ सर्कुलेट करता है, या तो प्लाज्मा के साथ मिल जाएगा या बाइकार्बोनेट्स बना लेगा। प्लाज्मा के साथ मिल रहा है मतलब CO2 पहले कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में आता है, प्लाज्मा के साथ मिलकर 7% तो इससे ट्रांसफर होता है ये, और अगर वो पोटेशियम और सोडियम के साथ मिल गया ब्लड के तो 70% वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ब्लड में और टिश्यू फ्लूइड्स में गैसेज एक्सचेंज हो, ठीक है, उसको इंटरनल बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो, वेदर इट इज़ एनारोबिक और एरोबिक, चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो चाहे एब्सेंस में हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल, तो 2 ATP और लैक्टिक एसिड बनेगा, लेकिन इसी की जगह अगर यीस्ट के अंदर ये चल रहा है तो 2 ATP तो बनेंगे, लेकिन लैक्टिक एसिड की जगह इथेनॉल बनेगा। और अगर एरोबिक है तो CO2H2 और एनर्जी रिलीज होगी। तो अब इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन 2 टाइप की होती है, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब। जो ग्लाइकोलिसिस है एमडेन मेथियोर पाथवे EMP पाथवे फॉलो करता है, और क्रैब साइकिल किसने डिस्कवर की थी, हेंस क्रैब ने। जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में चलती है और क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। अब हम ग्लाइकोलिसिस की तरफ आते हैं, साइटोप्लाज्म में। ये एनारोबिक और एरोबिक में दोनों में सेम होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नेसेसिटी नहीं होती, नो नीड ऑफ O2। इसमें क्या बनता है, 2 पायरुवेट एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, साथ में 2 ATP यूज़ हो जाती है और 4 ATP बन जाती है, तो 4 में से 2 गए, ओवरऑल 2 ATP बनती है, ठीक है, और 2 अभी पायरुविक एसिड बने हुए हैं। साथ में 4 हाइड्रोजन रिलीज होने की वजह से 2 NADH2H बनते हैं, तो इसमें क्या बन गया, 2 पायरुविक एसिड, 2 ATP, और साथ में 2 NADH2, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ये हमारा पायरुविक एसिड है ना, ये आगे चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल परफॉर्म करने। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, एक पायरुविक एसिड से CO2H2 बनता है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP बनेंगे क्रैब साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रिया में मैक्सिमम बनते हैं। क्यों, इसमें जब पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है ना, तो एक ATP निकलता है, 5 NADPH निकलता है, और एक NADH2 निकलता है। तो जो 5 NADH है ना, वो 3 ATP के बराबर है, एक NADH 3 ATP के बराबर है, तो 5 हो जाएंगे 15 के। एक NADH 2 ATP के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा कितना बन रहा है, एक ही निकल रहा है, 2 × 2 21 2 हो जाएगा, तो टोटल हो गया 36, प्लस ये वाले जो 2 ATP बचे हैं ये भी तो आएंगे 36 के साथ, तो टोटल हो गए 38। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP कहाँ रिलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रैब साइकिल में, ठीक है। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज खत्म हो चुका है उसके बाद किसका रेस्पिरेशन होएगा, फैट का ऑक्सीडेशन होएगा, और अगर फैट और कार्ब दोनों का कंप्लीट हो चुका है ऑक्सीडेशन और फिर भी एनर्जी चाहिए तो हमारे प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होएगा। साइनाइड एक ऐसा कंपोनेंट है, अगर उसको हम खा लेते हैं डायरेक्ट डेथ होती है, क्यों, क्योंकि वो जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्रेक कर देता है और ATP नहीं बनती, एकदम से एनर्जी लॉस, एकदम सब बंद हो जाता है। ईयर ड्रम में एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने का काम स्टेशन ट्यूब का काम होता है, ठीक है, और ये हो गया डन।